नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम हिंदी व्याकरण के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हमने अभी तक संधि टॉपिक पढ़ लिया था, वर्ण विचार पढ़ लिया था, संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया और विशेषण के ऊपर भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो क्रिया टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और क्रिया टॉपिक भी विद्यार्थियों विकारी शब्दों के अंतर्गत ही आता है। इसके अंतर्गत आता है साथियों, विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। तो विकारी शब्दों के अंतर्गत आते कौन कौन से टॉपिक है वो मैं वापस एक बार रिवाइज करा देता हूं आपका। तो एक तो आता है संज्ञा। कौन सा आता है? संज्ञा। एक आता है सर्वनाम और एक टॉपिक है, इसका नाम है विशेषण। क्या नाम है? विशेषण। और जो एक और बच जाता है क्रिया। तो ये क्रिया जो शब्द है ये भी एक विकारी शब्द है, यानी कि इसमें भी विकारकों के कारण कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। और जो विकारक होते हैं इसमें कारक के अलावा जितने भी विकारक है उनकी वजह से क्रिया में चेंज हो जाता है। तो अब देख लेते हैं क्रिया टॉपिक को। क्रिया के बारे में अच्छी तरह चर्चा करेंगे हम। देखिए, क्रिया को विद्यार्थियों इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। क्रिया शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है काम या किसी काम का किया जाना या किसी काम का होना, ही क्या कहलाता है? क्रिया। क्रिया एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द। विकारी शब्द उनको कहते हैं जिनमें विकारकों के कारण कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है, कुछ विकार हो जाता है, उसको विकारी शब्द कहते हैं। क्रिया की परिभाषा दी हुई है यहाँ पर, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। और जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। ये परिभाषा दे रखी है गुरु कामता प्रसाद के द्वारा, ये परिभाषा दी गई है। बाकी सामान्य परिभाषा आप ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन गुरु कामता प्रसाद के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो ये परिभाषा है। आगे देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिया किसी कार्य के करने या होने को कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, बैठना, होना, जाना, घूमना, फिरना, ये सब क्या है? क्रिया है। और विद्यार्थियों, क्रिया की जो सामान्य पहचान है उसके अंत में ना आता है। सामान्य क्रिया की बात कर रहा हूं मैं, सभी क्रियाओं की बात नहीं कर रहा हूं। सामान्यतः क्या कह सकते हैं? सामान्यतः क्रिया के अंत में ना आता है। जैसे देखो, उठना, बैठना, खाना, पीना, रोना, जाना, आना, गिरना, पढ़ना, इन सब के अंत में ना आ रहा है, इसलिए ये क्या है? सब क्रियाएं। यदि ना हटा देते हैं तो पीछे जो बचता है उसको क्रियांश कहते हैं। आगे देखेंगे। जैसे निकुंज पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ता जो क्रिया है ये भी क्रिया है। निकुंज टॉफी खाता है, तो खाता क्या है? ये क्रिया है। कलम मेज पर है, तो है भी विद्यार्थियों क्रिया है। लेकिन आगे जब इनके भेद पढ़ेंगे तब जानेंगे है कौन सी क्रिया में आती है, सहायक में आती है, सजातियों में आती है। देखो, संस्कृत में क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। मतलब जहां पर यहां पर हम जिसे क्रियांश बोलेंगे उसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु। और यदि इसमें आप ना जोड़ देते हो तो क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। और ना को हटा देते हो, अगर माना कि इस ना को हटा दिया तो पीछे जो बचा उसको क्या कहेंगे? क्रियांश या धातु कहेंगे। देखिएगा, धातु के साथ ना लगने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। अभी बताया मैंने आपको, क्रिया के मूल रूप को धातु यानी कि क्रियांश। धातु तो विद्यार्थियों संस्कृत में कहते हैं, में कहते हैं संस्कृत में कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया। तो पढ़ना क्रिया में से यदि आप इस ना को हटा दो तो पीछे क्या बचा? पढ़ बचा। तो पढ़ जो शब्द आया है ये क्रियांश है। ये क्या है? क्रियांश। और क्रियांश को क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। और जो पढ़ना है ये क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया। तो विद्यार्थी पढ़ना में से ना हटा दिया तो पढ़ बच गया। इसी प्रकार लिखना में से ना हटाया तो क्या बचा? लिख। और खाना में से खा ना हटा दिया तो खा बचा। हंसना में से ना हटा दिया तो हंस बचा। उठना में से ना हटा दिया तो क्या बचा? उठ बचा। ये सब क्रियांश है, यानी कि संस्कृत में इनको धातु कहते हैं। धातु या क्रियांश इसे कहते हैं, क्रिया में से ना घटा देते हैं तो उसे धातु या क्रियांश कहते हैं। और धातु में यदि ना जोड़ दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? क्रिया। धातु के भी दो प्रकार होते हैं। देखो, हम जो टॉपिक पढ़ने की तरफ जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम तो है क्रिया। लेकिन विद्यार्थियों कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इनसे संबंधित होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर क्रिया पढ़ रहे हैं, क्रिया के साथ साथ ही हम धातु के बारे में भी जान लेते हैं। धातु दो प्रकार की होती है, लेकिन हिंदी में हम इसको धातु नहीं कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे क्रियांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रियांश बोलते हैं। देखिएगा,
धातु दो प्रकार, वह धातु जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती अर्थात जो स्वतंत्र होती है वो मूल धातु कहलाती है। एक तो धातु कैसी है, यौगिक धातु, एक धातु है मूल धातु। तो हम मूल धातु किसको कहेंगे, वह धातु जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती अर्थात जो स्वतंत्र होती है वह मूल धातु कहलाती है। जैसे जा, खा, पढ़, चल, ये सब मूल धातु है। इसके विपरीत वह धातु जिसका निर्माण मूल धातु में किसी प्रत्यय के जुड़ने से या फिर किसी संज्ञा, विशेषण इनको लगाने से होता है उसको हम यौगिक धातु कहते हैं। ये धातु स्वतंत्र नहीं होती। देखो मूल धातु तो कैसी होती है, स्वतंत्र होती है, बल्कि यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होती। जैसे चल में आ जुड़ा तो क्या बना, चला, ये यौगिक है। लेकिन अगर चल लिखते हैं आप, देखो चल लिखा है, चल तो मूल है, चल तो क्या है, मूल, लेकिन इसमें आपने आ जोड़ दिया तो ये कौन सी बन गई, यौगिक धातु बन गई। देखिए नोट डाल के लिखा हुआ है, मूल धातु में प्रत्यय लगने से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुओं का निर्माण होता है। कैसी का आगे हम पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो उनकी जो धातुएं हैं उनका निर्माण होता है। कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु का निर्माण भी हो जाता है। आगे संयुक्त क्रिया के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मूल धातु में संज्ञा या विशेषण प्रत्यय लगने से नाम धातु का निर्माण हो जाता है। आगे नाम धातु क्रिया भी पढ़ेंगे हम। देखिएगा विद्यार्थियों, यौगिक धातु जो होती है, देखो जो धातु है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक तो मूल और एक कौन सी होती है, यौगिक होती है। तो यौगिक के भी ये चार उपभेद है। कौन कौन से, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया, ये बनती है इनसे। आगे देखिएगा, क्रिया का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब। क्रिया का जो महत्व है विद्यार्थियों वो है, हिंदी में क्रियापद को वाक्य का आवश्यक अंग माना गया है। तो वाक्य का आवश्यक अंग किसे कहते हैं, संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को या क्रिया को। तो ऐसा कोई विकल्प आ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्रिया का जो आवश्यक अंग है वो क्या है, क्रिया। क्या है, क्रिया। क्योंकि क्रियापद से ही काम की पूर्णता का बोध होता है, क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। ठीक है, हर वाक्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि परोक्ष रूप से क्रिया विद्यमान रहती है। अगर किसी वाक्य में क्रिया नहीं है तो फिर वो वाक्य अपना अस्तित्व खो देता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं वाक्य ही नहीं है वो, सिर्फ उसको हम क्या कह सकते हैं, पदबंध कह सकते हैं, पदों का एक समूह कह सकते हैं। वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की स्थिति क्या है, इस तथा क्या कार्य हो रहा है, इसका बोध भी किसके द्वारा किया जाता है, क्रिया के द्वारा ही पता लगाया जाता है। देखिएगा, क्रिया के जब भेद की बात आती है कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो डायरेक्ट जैसे आपसे मेरा प्रश्न है, आप बताइए क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो आपका मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उसका उत्तर आप मुझे पता है क्या बताने वाले हैं, आप बताओगे दो। कितने बताओगे, दो। और कौन कौन से बताओगे, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। लेकिन विद्यार्थियों जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया है ये तो कर्म के आधार पर क्रिया होती है। तो इस क्रिया के जब भेद के ऊपर चर्चा करते हैं हम तो इसको अलग अलग आधार पर पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं काल के आधार पर, जिसको टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, काल के आधार पर यानी कि समय भी बोल सकते हैं, इसके आधार पर क्रिया के भेद के ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा रचना के आधार पर, इसके आधार पर, रचना के आधार पर। तो रचना के स्थान पर आपको संरचना शब्द भी मिल सकता है और संरचना नहीं मिलेगा तो फिर मिलेगा आपको प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तीसरा है कर्म के आधार पढ़ते हैं और चौथा समापन के आधार पर क्रिया को पढ़ते हैं। तो क्रिया को हम अलग अलग आधार पर पढ़ते हैं और ये अलग अलग आधार कौन कौन से विद्यार्थियों, एक तो काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे, एक रचना या संरचना या प्रयोग के आधार पढ़ेंगे, एक क्रम के आधार पढ़ेंगे और एक समापन के आधार पढ़ेंगे। इन चार आधारों पर पढ़ते हैं। और जो आप भेद बताते हो ना वो तो कर्म के होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। तो किसके होते हैं साथियों, अकर्मक और सकर्मक, ये होते हैं कर्म के आधार पर जब हम क्रिया को पढ़ते हैं। लेकिन कभी जैसे एग्जाम में आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसी स्थिति में हमें आंसर देना होता है। तो क्या आंसर दोगे आप, 2 ही देना। क्या देना विद्यार्थियों, 2। लेकिन जब इसका अध्ययन कर रहे हैं, आप विस्तृत रूप से क्रिया सीखना चाह रहे हैं तो फिर क्रिया को अलग अलग आधार पर पढ़ते हैं। ये सारे आधार आपको पता होना चाहिए। जैसे आप काल के आधार पर पढ़ लेंगे तो एक टॉपिक दिया हो रहता है हिंदी में काल, वो काल टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अलग से अगर क्रिया के जो उपभेद है हम भेद को पढ़ते हैं, काल के आधार पर अगर आपने पढ़ लिया तो काल अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
अब साथियों मैं एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो क्रिया के भेद है इनका एक चार्ट बना लीजिए, आप नोट कर लीजिए इनको। देखो विद्यार्थियों, एक तो पढ़ते हैं क्रिया को हम काल के आधार पर। इसके आधार पढ़ते हैं, काल के आधार पर पढ़ते हैं। और आपने सुना है टेंस तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हिंदी में जो काल के आधार पर क्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। भूतकालिक क्रिया, और एक होती है वर्तमानकालिक क्रिया, और एक होती है भविष्यकालिक क्रिया। कौन सी होती है? भविष्यकालिक क्रिया। तो ये 3 क्रियाएं होती है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया उसको कहते हैं ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय में संपन्न होती है, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रिया जो अभी समय चल रहा है उसमें संपन्न होती है, उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं जो आने वाले समय में संपन्न होगी उनको क्या कहेंगे? भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो भूतकालिक क्रिया है इसके भी उपभेद होते हैं। इसके भी उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूतकालिक क्रिया, इसी प्रकार एक होती है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, एक होता है आसन्न भूतकालिक क्रिया। कौन सा? आसन्न भूतकालिक क्रिया है। और एक पूर्ण भूतकालिक क्रिया, और एक होता है साथियों संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, और एक है हेतु मद। कौन सा? हेतु मद भूतकालिक क्रिया। तो ये 6 उपभेद होते हैं भूतकालिक क्रिया के भी। कौन कौन से? सामान्य भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, आसन्न भूतकालिक क्रिया, पूर्ण भूतकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया और हेतु मद भूतकालिक क्रिया। साथ में इस चार्ट को बनाते रहना साथियों। इसी प्रकार जो वर्तमानकालिक क्रिया है इसके भी भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। एक तो होता है विद्यार्थियों सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया। तो सामान्य इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, और भविष्यकालिक में भी आएगा सामान्य। ठीक है, लेकिन इनकी पहचान मैं आगे बताऊंगा आपको, सबकी पहचान अलग अलग है। या फिर आप सीधे सीधे बता सकते हो सामान्य की अगर पहचान। भूतकाल में जो सामान्य आया है वो तो बीते हुए समय की बात कर रहा है, और वर्तमान में जो सामान्य आया वो समय चल रहा है उसकी बात कर रहा है। और आने वाले समय की क्रिया अगर कोई होती है, अगर वो सामान्य में आती है, तो तीनों सामान्यों में भी अंतर है। ठीक है, वर्तमानकालिक में एक और होती है विद्यार्थियों अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं उसको। और इसके अलावा एक होता है संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया है। इसके अलावा एक पूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया है, लेकिन पूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया और आसन्न भूतकालिक के उदाहरण सेम मिलेंगे आपको। और एक होती है आज्ञाबोधक। कौन सी होती है? आज्ञाबोधक। तो वर्तमानकालिक के 5 उपभेद हो जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जो भविष्यकालिक क्रिया है इसके उपभेद कौन कौन से होते हैं? सामान्य भविष्यकालिक क्रिया होता है, और एक होता है सतत भविष्यकालिक क्रिया। सतत की जगह पर आपको नाम मिल सकता है सातत्य। क्या मिल सकता है विद्यार्थियों? सातत्य नाम मिल सकता है। और सातत्य नहीं मिला तो आपको मिल सकता है अपूर्ण। क्या नाम मिल सकता है? अपूर्ण। तो सतत बोलो, सातत्य बोलो, अपूर्ण बोलो, बात एक ही है। इसके अलावा एक होता है सामान्य हो गया, सतत हो गया, और एक होता है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया, और एक होता है हेतु मद भविष्यकालिक क्रिया, और एक होता है आज्ञाबोधक। कौन सा होता है? आज्ञाबोधक। तो ये काल के आधार पर जब क्रिया को पढ़ते हैं तो ये 3 इसके उपभेद निकल के आते हैं। और 3 कौन कौन से? भूतकालिक क्रिया है, और वर्तमानकालिक क्रिया है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। और ये भविष्यकालिक क्रिया है। और फिर इनके ये सब उपभेद है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और जैसे ही इनके ऊपर चर्चा कंप्लीट हो जाती है तो उसी के साथ हमारा क्रिया टॉपिक का जो काल के आधार पर भेद है वो तो हम पूरे पढ़ लेते हैं, और साथ ही में काल टॉपिक भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, तो ये काल के आधार पर, रचना के आधार पर, क्रम के आधार पर और समापन के आधार की बात कर रहे हैं। रचना के आधार पर भी विद्यार्थियों जैसे सामान्य क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, अनुकरणात्मक है, पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, और साथ ही में प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और एक और कौन सी आती है इसमें? नाम धातु क्रिया आती है, सहजाति क्रिया है, सहायक क्रिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्म के आधार पर आपको पता है 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। फिर पूर्ण अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, गत्यर्थक और स्थिरतक। स्थिरतक को हम अवस्था बोधक भी बोलते हैं। इसी के अलावा फिर सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, पूर्ण और अपूर्ण।
फिर पूर्ण के दो भेद हो जाते हैं। दो कौन कौन से हो जाते हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक में विद्यार्थियों द्विकर्मक क्रियाओं के साथ दो क्रम आते हैं, एक तो मुख्य क्रम होता है, एक गौण क्रम होता है। इनकी क्या पहचान होती है उनके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार समापन के आधार पर भी दो क्रियाएं होती है। दो कौन सी होती है? एक तो होती है समापिका क्रिया। कौन सी होती है? समापिका। और एक होती है असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे देखिए, ये आगे आ रहा है काल के आधार पर क्रिया के भेद। अभी मैंने बता दिया आपको, एक तो होता है भूतकालिक क्रिया, दूसरा है वर्तमानकालिक क्रिया और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। जो बीते हुए समय में संपन्न होती क्रिया उसको क्या कहते हैं? भूतकालिक क्रिया। और जो समय चल रहा है उसमें होती है उसको वर्तमानकालिक क्रिया। और आने वाले समय में जो क्रिया संपन्न होती है उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। आगे देखिएगा, अब एक एक को जानेंगे कि भूतकालिक क्रिया क्या है। परिभाषा लिखी हुई है जो मैं बता चुका हूं। ऐसी क्रियाएं जो बीते हुए समय में संपन्न हो चुकी है उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में कार्य का संपन्न होना पाया जाता है वह भूतकालिक क्रिया है। ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, हालांकि आपको पीपीटी मिलने वाली है, आप नोट्स बना सकते हैं अच्छे इनको देखकर। अब देखिए, भूतकालिक क्रिया के उपभेद होते हैं, मैं बता चुका हूं, सामान्य, अपूर्ण, आसन और पूर्ण और संदिग्ध और हेतु हेतुमत। अब एक एक को हम चर्चा कर लेते हैं कि सामान्य भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, सामान्य भूतकालिक क्रिया की पहचान, इसकी पहचान ये होती है कि कोई भी क्रिया सामान्यतः क्रिया होती है और क्रिया के अंत में आ या ई या ए आ जाए तो वो सामान्य भूतकालिक क्रिया होती है। जैसे पढ़ना क्रिया में, जैसे पढ़ा लिखा, तो पढ़ा इसमें क्या छुपा हुआ? क्रिया के अंत में आ रहा है, पढ़ी ई आ रहा है, पढ़े ए आ रहा है, तो ये पहचान है इसकी। रमेश जयपुर गया, तो गया विद्यार्थी यहाँ पर क्रिया है और काल के आधार पर कौन सी क्रिया? भूतकालिक क्रिया। और भूतकालिक क्रिया में कौन सी जाएगी? सामान्य। तो सीता जयपुर गई, तो गई यहाँ पर सामान्य भूतकालिक का उदाहरण है। वे जयपुर गए, ये भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। आगे देखिए, एक होता है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। अपूर्ण भूतकालिक क्रिया मतलब कोई कार्य बीते हुए समय में, मतलब कोई क्रिया बीते हुए समय में संपन्न हो रही है, लेकिन कब संपन्न हो रही है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहते हैं। और विद्यार्थियों देखो, आप इनकी परिभाषा के चक्कर मत फंसो। आप याद रखना कि क्रिया के अंत में आ ई ए आ जाए वो सामान्य भूतकालिक क्रिया होती है। और यदि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे जुड़ा हो, जिन क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे जुड़ा हो, उन क्रियाओं को क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा था, ये जो मैं पुस्तक पढ़ रहा था, ये जो क्रिया है वो भूतकालिक क्रिया है। लेकिन भूतकालिक में भी कौन सी विद्यार्थियों? ये अपूर्ण भूतकालिक क्रिया है। रमेश जयपुर जा रहा था, तो जा रहा था अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। सीता पुस्तक पढ़ रही थी, तो पढ़ रही थी क्या विद्यार्थी? यहाँ पर अपूर्ण भूतकालिक क्रिया है। इसी प्रकार वे जयपुर जा रहे थे, तो ये भी अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। मैंने पहचान बता दी आपको, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जुड़ा होगा। आगे और उपभेद देख लेते हैं भूतकालिक क्रिया के। जैसे पूर्ण भूतकालिक क्रिया, तो पूर्ण भूतकालिक क्रिया की पहचान क्या होती है? पहली बात तो वो सामान्य भूतकालिक क्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सामान्य भूतकालिक। और सामान्य भूतकालिक क्रिया की पहचान क्या है? कि क्रिया के अंत में या तो आ जाए, आ नहीं आता तो ई आ जाए, नहीं तो ए आ जाए। अगर ये हो, पहली बात तो क्या होनी चाहिए? वो सामान्य भूतकालिक क्रिया होनी चाहिए। और भूतकालिक क्रिया में यदि था, थी, थे जुड़ा हो तो वो पूर्ण भूतकालिक क्रिया होती है। ये लिखा हुआ पहचान में, पहचान क्या लिखी हुई है? सामान्य भूतकाल में था, थी, थे जुड़ा हो। और सामान्य भूतकाल का मतलब क्रिया के अंत में आ ई ए जुड़ा हो। ठीक है, उदाहरण जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी थी, तो मैंने पुस्तक पढ़ी, यहां तक तो सामान्य भूतकालिक क्रिया है, लेकिन इसके अंत में क्या आ रहा? थी, तो ये पूरा किसमें चला जाएगा? पूर्ण भूतकालिक में चला जाएगा। रमेश जयपुर गया था, तो गया था पूर्ण भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। मैं खाना खा चुका था, तो ये भी किसका जाएगा? पूर्ण भूतकालिक क्रिया। उसने एक उपन्यास लिखा था, ये भी पूर्ण भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, कौन सी? संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। संदिग्ध भूतकालिक क्रिया की पहचान क्या है? पहली बात तो वो सामान्य भूतकालिक क्रिया होना चाहिए और उसके अंत में क्या आता है? होगा, होगी, होंगे जुड़ा होता है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी होगी या रमेश जयपुर गया होगा, तो ये गया होगा, पढ़ी होगी, ये सारे संदिग्ध भूतकाल को इंगित कर रहे हैं। इसी प्रकार भूतकालिक क्रिया का एक और भेद होता है
हेतु, हेतु मत भूतकालिक क्रिया। हेतु का अर्थ होता है कारण, और हेतु 2 बार आ रहा है, हेतु हेतु, तो हेतु हेतु का अर्थ क्या हो जाएगा? कारण कारण। क्या हो जाएगा? कारण कारण। पहचान, क्रिया के अंत में विद्यार्थियों जो हेतु हेतु मत भूतकालिक क्रिया है उसकी पहचान ये होती है कि क्रिया के अंत में ता, ती, ते आता है, और वाक्य में यदि तो अव्यय का प्रयोग होता है। किसका? यदि तो का प्रयोग होता है। यदि तो विद्यार्थियों अव्यय है, अविकारी शब्द है, इनका प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, यदि पढ़ता तो किसका प्रयोग हो गया? यदि का प्रयोग हो गया, और क्रिया क्या है? पढ़ता, तो तारा। यदि रमेश जयपुर जाता तो हवा महल देखता, तो एक तो वाक्य में यदि तो आ रहा है, और देखिए जाता और देखता, इन क्रियाओं के अंत में क्या आ रहा है? तातेती आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आपकी भूतकालिक क्रिया कंप्लीट हो जाती है। और अब हम चर्चा करेंगे वर्तमान कालिक क्रिया के ऊपर। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, वर्तमान कालिक क्रिया के ऊपर चर्चा करेंगे। वर्तमान कालिक क्रिया की परिभाषा क्या दी हुई है? वह क्रिया जो वर्तमान में हो रही है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं, अर्थात जो समय चल रहा है उसमें कोई क्रिया संपन्न होती है उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। ये सारा लिखा हुआ है परिभाषा। वर्तमान कालिक क्रिया का एक जो उपभेद होता है वो होता है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, और इसकी पहचान ये होती है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, अगर ये आ जाता है तो वो वर्तमान कालिक क्रिया में भी सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, वे विद्यालय जाते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ती हूं। तो ये जो पढ़ता है, पढ़ती है, जाते हैं, इन सब के अंत में या तो ता है आ रहा है, या ती है आ रहा है, या ते है आ रहा है, या ता हूं या ती हूं आ रहा है। तो ये पहचान है, इन पहचान को देख के आप आसानी से इनको कर सकते हैं। इसी प्रकार जो वर्तमान कालिक का दूसरा उपभेद है उसका नाम है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, और अपूर्ण वर्तमान कालिक को कई बार हम तात्कालिक वर्तमान कालिक क्रिया भी कह देते हैं। तात्कालिक क्रिया हालांकि हम प्रत्यक्ष से पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी यहां पर दिया हुआ है तो पढ़ लीजिए इसको। क्रिया के अंत में आता है विद्यार्थी इसकी पहचान, क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं या रही हूं, ये आएंगे। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है तो क्या आ रहा है? रहा है, पहचान आ गया। सीता पुस्तक पढ़ रही है, क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? रही है। वे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो क्रिया के अंत में क्या आ गया? रहे हैं। मैं विद्यालय जा रहा हूं तो क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? जा रहा हूं आ गया। और मैं विद्यालय जा रही हूं, तो अगर ऐसा वाक्य आ जाता है तो भी किसमें जाएगा? अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान कालिक क्रिया के अंतर्गत जाएगा। आगे देखते हैं। इसके अलावा एक है संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी है? संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। इसकी पहचान क्या है? क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। नहीं तो दूसरी पहचान और है कि क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अगर ये आ जाता है तो भी संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो पढ़ना क्रिया मुख्य रूप से, तो लेकिन इस क्रिया के साथ में क्या आ रहा है? रहा होगा, तो इसलिए किसमें चल जाएगी? ये संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया में चली जाएगी। आगे देखते हैं। संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया, ये विद्यार्थी वापस रिपीट हो गया, ये अभी मैंने लिखा दिया आपको। एक होती है पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी होती है? पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया के वह उदाहरण होंगे जो आसन भूतकालिक क्रिया के थे। आसन भूतकालिक क्रिया की पहचान क्या थी? कि पहली बात तो वो सामान्य भूतकालिक क्रिया होनी चाहिए, और सामान्य भूतकालिक क्रिया के अंत में क्या जुड़ा हो? है जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? है जुड़ा हो। अब देखिए, जो आसन भूतकालिक क्रिया है वो किसे कहते हैं? सामान्य भूतकालिक क्रिया में यदि है जुड़ा हो। अब सामान्य भूतकालिक क्रिया, जैसे सीता पुस्तक पढ़ी, सीता पुस्तक पढ़ी, तो यहां तक तो सामान्य भूतकालिक क्रिया है, है जोड़ दो। सीता पुस्तक पढ़ी है, तो ये आसन भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। तो आसन भूतकालिक कहो चाहे पूर्ण वर्तमान कालिक कहो, बात एक ही। आसन का मतलब होता है निकट। क्या होता है? एक तो आसन होता है बैठने का जो स्थान होता है उसको आसन कहते हैं, एक आसन यानी कि निकट। अगर जो क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है तो वर्तमान में से वो किस में चली गई? भूतकाल में चली गई। इसलिए भूतकाल में तो उसको आसन में डालते हैं, और वर्तमान में अगर कोई ऐसा विकल्प आ जाता है तो उसको पूर्ण वर्तमान के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। एक होती है आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। तो विद्यार्थियों, इसमें आज्ञा बोधक क्रिया का बोध होता है। रमेश अब तुम पुस्तक पढ़ो, तो इसमें रमेश को क्या दिया जा रहा है? आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, इसलिए आज्ञा बोधक में चली जाएगी। एक विद्यार्थी है भविष्य कालिक क्रिया। काल के आधार पर तीसरी क्रिया कौन सी है? भविष्य कालिक क्रिया, यानी कि ऐसी क्रिया जो आने वाले समय में संपन्न होती है या भविष्य में संपन्न होती है, फ्यूचर, इन फ्यूचर।
में संपन्न होती है उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। और इसके भी उपभेद होते हैं, और उपभेद में जो पहला है वो सामान्य भविष्यकालिक क्रिया है। और सामान्य भविष्यकालिक क्रिया की पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में गा गे गी जुड़ा होता है, या तो गा आ जाएगा या गी आ जाएगा या गे आ जाएगा। जैसे निकुंज पुस्तक पढ़ेगा तो क्रिया के अंत में क्या आ रहा है, गा आ रहा है। सीता पुस्तक पढ़ेगी, सीता पुस्तक पढ़ेगी तो विद्यार्थी गी आ रहा है। वे पुस्तक पढ़ेंगे तो गे आ जाएगा, पढ़ेंगे तो गे आ जाता है, तो भी सामान्य भविष्यकालिक में। एक होता है विद्यार्थी, दूसरा उपभेद कौन सा है इसका, दूसरा है अपूर्ण भविष्यकालिक क्रिया। अपूर्ण कहो, सतत कहो, सातत्य कहो, बात एक ही है। तो देखिए पहचान क्या है, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या ता रहूंगा। क्रिया के अंत में क्या आता है विद्यार्थियों, क्रिया के अंत में क्रिया प्लस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या ता रहूंगा। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, सीता पढ़ती रहेगी, वे जाते रहेंगे, मैं जाता रहूंगा। ये सब क्या है, अपूर्ण भविष्यकालिक क्रिया के उदाहरण साथी विद्यार्थी। ठीक है, इसमें हर रोज, हमेशा, नित्य या प्रतिदिन आता है और उसके अंत में गागेगी जुड़ा रहता है। इसी प्रकार एक होती है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। इसकी पहचान यह है कि वाक्य में आपको शायद या संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा और क्रिया के अंत में गागेगी लगाकर हटाना होगा। या हम ये कह सकते हैं संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया है, इसके अंत में गागेगी नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए विद्यार्थियों, गागेगी नहीं आना चाहिए। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप ये मत सोचना सर ने पढ़ाते पढ़ाते गागेगी बोलना चाहिए था, वो बोलकर कोई दूसरा शब्द बोल दिया। नहीं, गागेगी नहीं आना चाहिए बोल रहा हूं, ठीक है, याद रखना। तो क्रिया के अंत में गागेगी नहीं हो। देखो वह पुस्तक पढ़ेगा, ये सामान्य भविष्य में चल जाएगा, लेकिन शायद वह पुस्तक पढ़े, तो पढ़ेगा नहीं लिखना है, यहाँ पर पढ़े गया हटा देना है इसमें से, तो ये किस में चल जाएगा, सामान्य भविष्यकालिक। अब मैं क्या करूं, या अब मैं क्या करूंगा, ये अब मैं क्या करूंगा, ये तो विद्यार्थी चला जाएगा किसमें, सामान्य में चला जाएगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं अब मैं क्या करूं, तो ये जाता है फिर किसमें, संभव है। हेतु हेतु मत भविष्यकालिक क्रिया, इसकी पहचान क्या होती है, देखो हेतु हेतु मत भूतकाल में भी आ गया। और भूतकाल में जो पहचान थी वो क्या थी कि एक तो आपको वाक्य में यदि तो शब्दों का प्रयोग मिलेगा, और उसके अलावा क्रिया के अंत में ताते ती आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको यदि तो सेम मिलता है, भूतकाल में भी मिलता है और भविष्यकालिक वाला हेतु हेतु मध्य इसमें भी मिलता है यदि तो। लेकिन क्रिया के अंत में यहाँ था गागेगी, बल्कि भूतकाल में क्या आ रहा था, क्रिया के अंत में ताते ती आ रहा था। क्रिया के अंत में क्या आ रहा था विद्यार्थियों, ता ते ती आ रहा था। ठीक है, जैसे यदि पढ़ेगा तो पास होगा, तो एक तो वाक्य में क्या आ गया, यदि तो आ गया, और क्रिया के अंत में जैसे पढ़ना क्रिया है और होना क्रिया है, इनके अंत में क्या आ रहा है, गागेगी आ रहा है। एक होता है आजाद तक भविष्यकालिक क्रिया, आप हमारे घर अवश्य आइएगा, तो ये भविष्य में अगर आज देने की कोई बात होती है तो वहां पर होता है विद्यार्थियों आजाद तक भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने अभी तक जो काल के आधार पर 3 क्रियाएं होती है, 3 कौन कौन सी, वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया और भूतकालिक क्रिया, इनके जितने भी उपभेद होते हैं उनके ऊपर चर्चा कर ली। अर्थात हम ये कह सकते हैं क्रिया टॉपिक के साथ साथ हमने काल टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लिया। साथियों उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू मित्रों।